हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सुनो बच्चों, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझनी है और अपने माइंड में आगे तक लेके जाना है उसको, क्योंकि पूरा साल बचा है आपके पास। आई बात समझ में? बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाते हो तो पूरी बुक में से आता है पेपर। आई बात समझ में? बच्चों को ये नहीं पता होता कि आखिर कहाँ से स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मेरी बात को अच्छे से सुनना, नोट्स बनाना। हिस्ट्री का एक उसूल है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट रहता है कभी कभी ये। हिस्ट्री का एक उसूल है, क्यों? इसके अंदर 2 वर्ड से मिलके बनती हिस्ट्री। बस 2 मिनट लूँगा आपके, फिर उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, हाई स्टोरी। कहानी को हाई बोलोगे तभी वो आपको हाई बोलेगी, ठीक है ना? नहीं तो बाय कर देगी। मेरे कहने का मतलब समझे? हिस्ट्री को एक कहानी के तौर पे समझा जाए, एक स्टोरी के बेस पे आप लेके चलें आगे तक, तो आप अच्छे से चीज़ों को लेके समझ सकते हैं। आई बात समझ में? तो अपन देरी ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मेरे कहने का मतलब है आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना? अब नेशनलिज्म क्या होता है पहले ये समझ लो। आपने 9th क्लास आपका बहुत बेसिक क्लास थी, है ना? 10th का एक बेस था वो, ठीक है ना? अब ये जो चैप्टर है इसमें 9th क्लास की काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने बोला आपको कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? वहाँ के रहने वाले लोगों का, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले पीपल्स के अंदर वहाँ के लिए, खुद की कंट्री के लिए जब थिंकिंग आना स्टार्ट हो जाती है ना? वो सोचने लगते हैं कि हमारी ही कंट्री सब कुछ है ना? हमारी कंट्री को आगे बढ़ाया जाए, हमारी कंट्री का पूरी दुनिया में कुछ नाम हो, तो वो क्या हो जाता है? नेशनलिज्म। उसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? नेशनलिज्म। आई बात समझ में? अब मेरी बात को सुनना। इस चैप्टर में आपको अच्छे से मालूम, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो पहले सफ़र करेगा वो पहले सक्सेस पाएगा। यही चीज़ हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो है कौन सी कंट्रीज़ आगे बढ़ी? सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ ही आगे बढ़ी। आई बात समझ में? इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ इतना ज़्यादा डेवलप है, इसलिए वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपन से डेवलप्ड है। आई बात समझ में? जो चीज़ें इंडिया में अपन सोच भी नहीं सकते वो यूरोप में होती है। आई बात समझ? वो इतना डेवलप है, वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। सीधी सी बात है, जो पहले सफ़र करेगा, जैसे कोरोना वायरस, चाइना ने सबसे पहले कोरोना वायरस को सफ़र करा तो सबसे पहले सक्सेस मिली उसको उस चीज़ में। अब वो बिल्कुल कोरोना वायरस फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस बिल्कुल वहाँ कम हो गए। इटली जो सबसे आगे चल रहा था अब बिल्कुल पीछे होने लगा है। आई बात समझ में? तो जितना पहले जो सफ़र कर लेगा उसको इतनी जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है ना? तो यही कहानी यूरोप से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी सारी कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है ना? और इस चैप्टर में कुछ कंट्रीज है जिस कंट्रीज के अपन चक्कर में घूमेंगे, ठीक है ना? जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रांस, ठीक है ना? क्यों? और लिख लो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, पर्शिया, ठीक है ना? अपन लिख लो स्विट्जरलैंड। आई बात समझ में? तो मैंने आपको बोला कि ऐसा क्या था यूरोप में कि सबसे पहले यूरोप में नेशनलिज्म हुआ। आपने 9th क्लास में, बात को ध्यान से सुनना, आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई कि वहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में सबसे पहले रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। फ्रांस के लोगों के अंदर सबसे पहले नेशनलिज्म की थिंकिंग आ गई। फ्रांस के लोग सबसे पहले फ्री होना चाहते थे। फ्रांस के लोग सबसे पहले डेमोक्रेट्स में गए, डेमोक्रेटिक हुए, आए लोकतंत्र की तरफ बढ़े, है ना? लोगों का अपना एक राइट टू इक्वलिटी की सोच आने लगी थी, है ना? लोग जो हैं, इसको नोट डाउन करते जाइएगा इन कंट्रीज़ को अच्छे से। लोग जो हैं थिंकिंग को आगे बढ़ाने लगे थे, लोग लिबरल थिंकिंग में आने लगे थे, लिबरल्स लोग होने लगे थे। तो अब सुनना, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो, है ना, अब अपन पूरे यूरोप को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आपका माइंड बहुत अच्छे से इवॉल्व हो जाएगा, आपका माइंड बहुत अच्छे से सोचने लगेगा, हाँ ठीक है, ऐसी भी चीज़ें हुई थी दुनिया में, है ना? ऐसे भी कंट्री डेवलप हुए हैं। क्या वजह थी उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको। क्या वजह थी? सबसे पहली चीज़ क्या होने लगा कि वहाँ के लोगों के अंदर थिंकिंग आने लगी कि हाँ, हमारी कंट्री में हमारा हक होना चाहिए,
है ना। वहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे लोगों का अधिकार होना चाहिए, लोगों के राइट्स होने चाहिए, कुछ लोगों को भी वोट देने का राइट होना चाहिए। ये लोगों की थिंकिंग बढ़ चुकी थी। आई बात समझने। तो लोग क्या होने लगे थे, डेवलप होने लगे थे। ये चीज़ें इंडिया में तब सोची भी नहीं जा सकती थी। तब तो राजा वाजा महाराजा वाला टाइम चल रहा था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था। मुगल्स से तब खैर ब्रिटिशर्स आ चुके थे, लेकिन उनकी कॉलोनीज थी। यहाँ पर कॉलोनीज मतलब वो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए उन्होंने कॉलोनीज डाल रखी थी। आई बात समझ में। तो मैं बोलूँ अच्छा उसका इम्पैक्ट कॉलोनीज पे ही पड़ा। आप अच्छे से पढ़ोगे कोई बिल्कुल नहीं, आराम से चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से, है ना। तो मेरा कहने का मतलब अभी मैं आपको पूरा ओवरव्यू तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। यूरोप में क्या है, यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई है। कहाँ से आई है, कौन सी कंट्री से आई है, वो देखेंगे। सबसे पहले यूरोप में जो नेशनलिज्म की थिंकिंग आई थी वो फ्रांस में आई थी। आपने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छे से पढ़ा है और इस चैप्टर में भी आपको वो पढ़ना है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं फ्रांस को, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो हिस्ट्री जो है, लोग जो हैं, ध्यान से लिखते जाना ये सब चीज़ें। लोग जो हैं, लोग जब भी इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं, आज़ादी की तरफ जब लोग जाते हैं, तो उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े ही नहीं, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई भाई राइटिंग लिख रहा है, कोई पोएट्री लिख रहा है ना, कोई अच्छे सॉन्ग लिख रहा है, ठीक है ना। कोई अच्छी क्या लिख रहा है, कहानियाँ लिख रहा है, कोई देशभक्ति की कहानियाँ लिख रहा है ना। कोई पेट्रियोटिक पोएम्स गा रहा है, पेट्रियोटिक सॉन्ग गा रहा है। तो ये भी चीज़ें होती है जो लोगों को आगे प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है देश को आगे बढ़ाने की। देश को अच्छा मेरा देश आगे बढ़े, ये नेशनलिज्म की थिंकिंग है ना। और मेरा देश आगे बढ़े, उसके साथ में मैं कुछ गाने भी गा रहा हूँ, मैं कुछ पोएम्स भी लिख रहा हूँ, तो मेरी थिंकिंग क्या हुई, चेंज होती जा रही है। मेरी थिंकिंग और हाई लेवल की होती जा रही है। आई बात समझ में। यही यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हो रहा था, ये पूरे दुनिया के साथ हुआ है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आपको आती है ना पेट्रियोटिक फीलिंग, है ना। आप सोचते हो ना देश इंडिया जो है सबसे आगे बढ़ जाए, आई बात समझ में। तो कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर में सारी चीज़ें वो पढ़ोगे। तो मैं आपको अब स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, एक पेंटर था, उसका नाम था फ्रेडरिक सरियू। अच्छा इस चैप्टर में जो अपन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ अपन पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद अपन देखेंगे कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में रूस में क्या चेंजेस आए। फ्रांस की वजह से, सुनना मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, फ्रांस की वजह से पूरी दुनिया, पूरे यूरोप में क्या चेंजेस आए। और पूरे यूरोप के बाद आप तो इंडिया में आओगे, 2nd चैप्टर पढ़ो, 3rd चैप्टर पढ़ोगे। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में ऐसा क्या हुआ, उन कंट्रीज़ के बीच में क्या ट्रीटीज़ हुई कि सारी कंट्रीज एक साथ डेवलप करने के लिए बढ़ चुकी है ना। हर कंट्री में होड़ लगी हुई थी। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला आपको कि अगर मेरे कंट्री को आगे डेवलप करना है, मेरी कंट्री क्या करे, मेरी कंट्री सुपर पावर बने, तो हर कंट्री का पहले एक नियम था। अब तो खैर बाउंड्रीज डिसाइड हो गई है। पहले क्या कंट्री करती थी, अगर मेरे को डेवलप करना है तो मैं क्या करूँगा, अपनी कंट्री की बाउंड्री बढ़ाऊंगा। ठीक है, सीधी सी बात है, मैं अपना साम्राज्य बढ़ाऊंगा। आज मैं अगर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ खरीदूंगा, मैं बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा करूँगा। तो यही कंट्रियों की, दूसरे देशों की क्या थी, पॉलिसीज़ थी, है ना। जैसे फ्रांस में किसने, नेपोलियन ने। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन फ्रेडरिक सरियू से। चैप्टर इज स्टार्टिंग नाउ। ये पूरा बेस था। जिसको समझ में नहीं आया एक बार अच्छे से सुन, वापस से रिमाइंड करके देखिएगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब मेरी बात सुनिए। मैंने बोला फ्रेडरिक सरियू। फ्रेडरिक सरियू एक पेंटर था जिसने 4 पेंटिंग्स की सीरीज़ निकाली। 4 पेंटिंग्स की सीरीज़ निकाली। उसमें क्या था, एक पेंटिंग उसने दिखाई, ठीक है ना। उसमें एक लेडी है, बिल्कुल मशाल लेके खड़ी है। एक लेडी है, मशाल लेके खड़ी है। वो लेडी जो है मशाल लेके खड़ी है, और दूसरी तरफ उसमें क्या, एक चार्टर है। चार्टर 8th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है। चार्टर मतलब एक लेटर होता था जो अप्रूवल होता था, है ना। एक लेटर जो अप्रूवल, किसी भी चीज़ का अप्रूवल, है ना। चार्टर एक्ट पढ़ा होगा आपने। चार्टर एक्ट आया भाई, ब्रिटेन से चार्टर एक्ट आया इंडिया में, अब अप्रूवल मिल गया इस चीज़ का, ठीक है ना। तो उस लेडी के हाथ में एक तरफ तो मशाल थी और एक तरफ चार्टर था हाथ में, है ना। और सारी कंट्रीज़ क्या होनी थी, फ्रीडम की। मतलब वो जो देश है, वो जो लेडी थी, वो किसका, डेमोक्रेटिक का साइन था, डेमोक्रेसी का साइन था। आई बात समझ में, रिपब्लिक का साइन था, लोगों का स्वतंत्र होने का, लोगों का इंडिपेंडेंस होने का साइन था वो। आई बात समझ में। तो एक तरफ तो मशाल और एक तरफ एक हाथ में चार्टर एक्ट, है ना। कौन सी कंट्रीज़ अभी तक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक हो चुकी थी, उसके में फोटोज़ में अच्छे से बताया गया है। एक है अमेरिका और एक स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना। और उसके बाद में उसके पीछे एक फ्लैग लेके कंट्री खड़ी, उसने फ्लैग बना रखा है, वो फ्रांस का है। फ्रांस के पीछे जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। अब पिक्चर क्लियर हुई। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड को अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे फ्रांस को। मतलब फ्रांस के बाद अपन पढ़ेंगे जर्मनी, इटली, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्रिटेन को। आई बात समझ में। और उसके अलावा इनके बीच में अपन चीज़ें देखेंगे कि आखिर कौन कौन से वो लोग थे जो हर कंट्री के लिए कुछ ना कुछ मैटर रखते थे।
आई बात समझ में। तो अब अपन आज जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपके लिए सबसे बेसिक चीज़, क्योंकि आपने 9th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा है। आपने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेस देखा था, वहाँ 3 टाइप के लोग थे, 3 स्टेट्स के लोग थे, वो सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। अपन सिर्फ एक बंदे की बात करेंगे, वो है नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि पूरा विश्व विजेता बनना चाहता था, ऐसा बंदा जो कि पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, जिसके डर की वजह से पूरा यूरोप कांप चुका था। वो कदम लेता था, पूरा यूरोप सोचता था कि अब अपनी कंट्री तो गई, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले फ्रांस जो हुआ था डेमोक्रेटिक हो गया था। आई बात समझ में। अच्छा, फ्रांस जो था, फ्रांस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। फ्रांस जो था वो जो था ना, सबसे पहले डेमोक्रेटिक हो गया था और पावरफुल बनने की तरफ जा चुका था। आप मैप देखोगे तो फ्रांस के आसपास सारी कंट्रीज़ है, तो वो सारी कंट्रीज़ को क्या अक्वायर करना चाहता था। और तो उस समय का मैप कुछ और ही था, अभी का मैप कुछ और है ना। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में वहाँ का किंग बना, एम्परर बना फ्रांस का। 1804 में वहाँ का एम्परर बना। उसके बाद में क्या करा इसने, क्या करा, नेपोलियन कोड लेके आया। नेपोलियन कोड मतलब सीधी सी बात है, नेपोलियन लेके आया, ठीक है ना। नेपोलियन कोड में क्या क्या बातें कही। सबसे पहली बात उसने क्या करा, मेजरिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया। क्या करा, मेजरिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस के पास 39 स्टेट्स थे और उन 39 स्टेट्स में क्या पॉलिसीज़ थी, भाई मेरे पास मेजरिंग सिस्टम अलग है, मेरे यहाँ पर जो मेजरिंग सिस्टम है उधर वाले का मेजरिंग सिस्टम अलग है। मतलब मेरे यहाँ पे 400 ग्राम है तो वहाँ पर 600 ग्राम होगा, दूसरे उधर जाएगा तो वो 800 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा था, टैक्सेस में क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे, जिस वजह से लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो उसने सबसे पहले मेजरिंग सिस्टम को बंद करा, ठीक है ना। उसने क्या करा, नेपोलियन कोड में मेजरिंग सिस्टम को बंद करा, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या करा, ध्यान से सुनना, नेशनलाइजिंग ऑफ बैंक को नेशनलाइज किया कि भाई राष्ट्रीयकरण करो बैंक का राष्ट्रीयकरण होगा तो लोग पैसा डालेंगे, देश जो है अपने आप इकोनॉमिकली इंप्रूव करे। आई बात समझ में। तो नेपोलियन कोड आई, फिर उसने बोला साम्राज्य को बढ़ाओ, अटैक करो दूसरी कंट्रीज पे। तो सारी कंट्रीज जो थी उससे डरने लगी थी। आई बात समझ में। लोगों के अंदर यहाँ पे फीलिंग तो आ चुकी थी कि नेशनलिज्म, भाई हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, इंप्रूव करेगा। लेकिन मेरी बात सुनना, मैं अपने देश को इंप्रूव कराऊं लेकिन दूसरे देश का नुकसान करा के, कब तक? क्योंकि इटली पे 1789 में वैसे ही अटैक कर चुके थे ये लोग। 1789 में अटैक्स ऑन इटली पे वैसे ही अटैक्स कर चुके थे। इसको अच्छे से लिख लो, 1789 में इटली पे अटैक कर चुके थे। आई बात समझ में। तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो थी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, दूसरी कंट्रीज जो थी डर चुकी थी। उन्होंने बोला अगर अपन को इंप्रूव करना है तो इसको रोकना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था, मेरी बात सुनना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 स्टेट के लोग होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, है ना। फर्स्ट स्टेट के लोग जो थे क्लर्जी, ठीक है ना, नोबेल्टी और कॉमन पीपल। आई बात समझ में। ये 3 स्टेट के लोग थे, जो लोग थे ना बिल्कुल उनके राइट्स का जो वायलेशन हो रहा था, तो उन लोगों ने समझने लगे। फिर धीरे धीरे वो अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे। फिर उन्होंने बास्टिल पे अटैक कर दिया, बास्टिल के फोर्ट पे अटैक कर दिया। फिर लुई 16 को वहाँ से हटा दिया। आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से, है ना। मेरा जो बेस है आपको समझाने का वो नेपोलियन बोनापार्ट को लेके ही, क्योंकि आपको चैप्टर में आता है नेपोलियन कोड क्या है, ठीक है ना। जब नेपोलियन की एक्टिविटीज़ बढ़ गई तो क्या हुआ, सारी कंट्रीज मेनली ब्रिटेन, प्रशिया, सुनना, ब्रिटेन, पर्शिया, जर्मनी, ब्रिटेन, पर्शिया, जर्मनी ने इस पे अटैक करने का सोचा, नेपोलियन बोनापार्ट पे। और वाटरलू के मैदान पे, वाटरलू की फील्ड पे इसको हरा दिया गया। और इसको हराने के बाद काला पानी की सज़ा के लिए भेज दिया गया। फिर 1822 में ये इसकी डेथ हो गई। वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या करा गया, 1815 में फाइनली नेपोलियन को हरा दिया गया। नेपोलियन को हरा दिया गया और नेपोलियन को यहाँ से भेज दिया गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। फ्रेडरिक सरियू समझ में आया आपको। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेस समझ में आया कि हाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले लोग वहाँ पे रिपब्लिक हुए थे। अब सुनना, आज पाकिस्तान में कुछ एक्टिविटी होती है तो इंडिया उसका रिस्पॉन्ड करता है। इंडिया में कुछ एक्टिविटी होती है तो दूसरी कंट्रीज भी रिस्पॉन्ड करती है कि भाई वहाँ वो चीज़ हो रही है, अपन भी करो। यही चीज़ हुई थी फ्रांस में।
यही चीज़ हुई थी फ्रांस में। फ्रांस में एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसने नेशनलिज्म की थिंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लाइन बोल रहा हूँ, जैकोबिन क्लब ने जिसने नेशनलिज्म की थिंकिंग पूरे यूरोप में स्प्रेड करी, पूरे यूरोप में क्या करी, फैलाई। लोग नेशनलिज्म की थिंकिंग लाने लगे थे कि हाँ अपने देश के बारे में सोचा जाए, और वहीं से एक वर्ड आया नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब एक राष्ट्र, एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप वाला एरिया, ये नेशन स्टेट था। आई बात समझ में? तो पार्ट 1 में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हुई है। सेकंड पार्ट में अपन बात करेंगे नेपोलियन कोड कैसे ख़त्म हुआ, फिर वियना ट्रीटी कैसे आई, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज़ यूरोप की यूनिफाइड होती गई, कैसे कैसे इंडिपेंडेंट होती गई। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, प्रिपेयर योर नोट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।